गुड इवनिंग एवरीवन। आज का ये वीडियो सेकेंड ईयर एलएलबी के लॉ ऑफ क्राइम्स के पेपर को लेकर पार्ट नंबर 2 के रूप में आपके सामने लेकर आया हूँ। पहले पार्ट में कुछ एस्पेक्ट डिस्कस किए, दूसरे पार्ट को एहतियातन तौर पर, हालांकि पहले पार्ट में ही पास होने के नंबर छिपे हुए हैं, लेकिन दूसरे पार्ट पर टू बी मोर अश्योरिटी 100% गारंटी और अच्छे मार्क्स से पास होने के लिए अगर इस वीडियो को भी अंत तक देखेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आज का जो पेपर फर्स्ट ईयर के बच्चों के लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को लेकर हुआ, मैंने उसमें 90 मिनट का एक वीडियो और 50 मिनट का एक वीडियो उन बच्चों के लिए अपलोड किया था। जब कुछ बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप पर पेपर भेजे तो सारे के सारे प्रश्न हमारे वीडियो में डिस्कस हो चुके थे और वही प्रश्न इम्तिहान में पूछे गए। आप फर्स्ट ईयर के बच्चों को पूछ सकते हैं जिन लोगों ने मेरा वीडियो देखा हो। आपके द्वितीय वर्ष के बच्चों के लिए भी इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि पेपर में ऑलमोस्ट प्रश्न जितने भी कंटेंट हैं या जितने प्रश्न पूछे जाएंगे वो हमारे डिस्कशन से परे नहीं होंगे, बाहर नहीं होंगे। चलिए ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते हुए कुछ टॉपिक्स जो रह गए थे पार्ट 2 में उन टॉपिक को लेते। एक बड़ा प्रश्न आपको पूछा जा सकता है एलएलबी के सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों को, जो मानहानि को लेकर है, डिफेमेशन, मानहानि। देखिए, जब कभी सवाल मानहानि पे आपको पूछा जाए कि व्हाट इज डिफेमेशन, मानहानि क्या होती है, एक्सप्लेन कीजिए, समझाइए, या इसके आवश्यक तत्व बताइए, या मानहानि के एक्सेप्शन बताइए। तो चाहे वो एसेंशियल एलिमेंट पूछे, एक्सेप्शन पूछे, सबकी एक बड़े सवाल के रूप में हम लोग चर्चा करें। आप लोगों को जब भी डिफेमेशन को लेकर सवाल पूछा जाए तो आपको शुरुआत कहाँ से करनी है, तो वो हमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से करनी है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 खंड 1 का हम लोगों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मूल अधिकार के रूप में प्रदान करता है। फ्रीडम ऑफ वॉइस एंड एक्सप्रेशन इज गिवन एज अ फंडामेंटल राइट। और उधर आर्टिकल 19 क्लोज 2 में इस जो भाषण और अभिव्यक्ति की हमारी स्वतंत्रता है मूल अधिकार के रूप में, उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। हमें संविधान ने बोलने की स्वतंत्रता दी, इसका यह अर्थ नहीं है कि हम किसी को कुछ भी बोल दें। इसका यह अर्थ नहीं है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का यह अर्थ नहीं है कि हम आते जाते लोगों को गालियां देते फिर। फ्रीडम ऑफ वॉइस एंड एक्सप्रेशन, स्पीच, वॉइस एंड एक्सप्रेशन का यह अर्थ नहीं है कि हम लोगों को धमकी देते फिरे। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का यह अर्थ नहीं है कि हम लोगों को अपराध करने के लिए उकसाएं, अबेटमेंट करें। यह अर्थ भी नहीं है कि हम लोगों के माजने बिगाड़ते फिरे, हम लोगों की मानहानि करते फिरे। ऐसा नहीं कर सकते। आर्टिकल 19 के क्लोज 2 में ऐसे 8 ग्राउंड दिए गए हैं जिन ग्राउंड्स पर किसी व्यक्ति की भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। अंडर आर्टिकल 19 क्लोज 2 there are 8 grounds are made available on which the reasonable restriction may be imposed on freedom of voice and expression। और मानहानि जो है वो उन 8 में से एक आधार है। डिफेमेशन इज अ वन ऑफ द ग्राउंड ऑन विच द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में बी इम्पोज्ड ऑन फ्रीडम ऑफ वॉइस एंड एक्सप्रेशन। तो मानहानि एक ऐसा आधार है जिस पर आपके भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्बंधन लगाया जा सकता है। और वही कारण है जो आईपीसी के, आपके लॉ ऑफ क्राइम्स के पेपर में, भारतीय न्याय संहिता 2023 में वो डिफेमेशन के रूप में दिखाया गया है।
डिफेमेशन इज अ पनिशेबल क्राइम। हालांकि फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी जानते हैं जिनका टोट का पेपर या आप लोग भी पढ़ के आए कि टोट में डिफेमेशन एज वेल एज अ सिविल रॉन्ग एज वेल एज क्राइम भी है। तो मानहानि एक सिविल अपकार भी है, टोट भी है, और मानहानि एक दंडनीय अपराध भी। चलिए चलते मानहानि को कंसेप्ट क्या है। शुरू तो हम ऐसे ही करेंगे जैसे मैंने बताया आर्टिकल 19 से, और चूंकि रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं और यही कारण है कि मानहानि को भारतीय दंड संहिता में या भारतीय न्याय संहिता में एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अब मानहानि का अपराध क्या है, तो आप जब भारतीय दंड संहिता का धारा 499 पढ़ेंगे 499, तो आपको पता पड़ेगा कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध साशय लांछन का प्रकाशन जो उसे समाज की दृष्टि में घृणा का पात्र बना दे, जो उसकी ख्याति को क्षति पहुंचाए। तो मानहानि के लिए क्या क्या एलिमेंट की जरूरत पड़ती है, तो के साथ किसी व्यक्ति के विरुद्ध साशय मिथ्या कथन का प्रकाशन, पब्लिकेशन ऑफ अ फॉल्स स्टेटमेंट अगेंस्ट पर्सन इंटेंशनली by which he becomes subject matter of hatred in the eye of society, जिससे कि वो समाज की दृष्टि में घृणा का पात्र बने, तो उससे डिफेमेशन हो जाता है। तो व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द डिफेमेशन, इस परिभाषा को अगर आप पढ़ो तो मेरा मानना है कि देयर आर 4 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डिफेमेशन। क्या क्या हो सकते हैं? नंबर 1, डिफेमेशन इज अ स्टेटमेंट। मानहानि एक कथन है। तो साहब कथन, ऐसा कथन मौखिक हो सकता है, ऐसा कथन लिखित हो सकता है। ध्यान रहे कि अगर डिफेमेशन का स्टेटमेंट लिखित में है, राइटिंग में है, तो उसे लीबल कहा जाता है, हिंदी में अपलेख कहा जाता है। अपलेख लीबल राइटिंग में होता है, अपलेख आंखों के प्रति अपराध होता है, क्योंकि हम पढ़ते हैं लेख को आंखों से, इसलिए उसे लीबल कहा गया, अपलेख कहा गया। लेकिन यही अगर मानहानि का कथन मौखिक में किया जाए, जुबानी किया जाए, तो इसे अंग्रेजी में स्लेंडर कहा गया है और हिंदी में इसे अपवचन भी कहा गया है। अपवचन इसलिए कि वचन सुना जाता है, कानों के प्रति अपराध। तो ये स्टेटमेंट है। तो डिफेमेशन इज अ स्टेटमेंट, इट मे बी ओरल, मे बी इन राइटिंग। ठीक, कभी कभी व्यंग्य के रूप में भी डिफेमेशन हो सकती है। तो व्यंग्यात्मक कथन भी हो सकता है। कथन व्यंग्यात्मक का क्या मतलब होता है? कहीं पर निगाहें, कहीं पर इशारा। तो कहीं पर तीर, कहीं इशारा, ये सब चीजें आप कहे किसको रहे हो, सुना किसको रहे हो। तो ये भी कई बार अदरवाइज डिफेमेशन के स्टेटमेंट में कवर हो जाता है। तो कहेंगे कि डिफेमेशन एक स्टेटमेंट है। ये सर स्टेटमेंट डायरेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट हो सकता है, प्रत्यक्ष हो सकता है, गर्भित भी हो सकता है। दूसरा जो एसेंशियल एलिमेंट लिखना है आपको, वो है फॉल्स स्टेटमेंट। ये जो कथन है मिथ्या होना चाहिए, झूठा कथन होना चाहिए, सांच को आंच नहीं, सत्य कथन दायित्व पैदा नहीं करता। चोर को चोर कह देने में कौन सी मानहानि, डाकू को डाकू कह देने में कौन सी मानहानि, उससे कोई डिफेमेशन की लायबिलिटी अराइज नहीं होती। डिफेमेशन की लायबिलिटी तभी अराइज होगी जब कोई व्यक्ति किसी के विरुद्ध मिथ्या कथन का प्रकाशन करे, फॉल्स स्टेटमेंट कहे, झूठी बात कहे, जैसे आप हो नहीं वैसे बताए, और वैसा बताए जिससे कि आपकी समाज में बहुत प्रतिष्ठा धूमिल हो। तो फॉल्स स्टेटमेंट बहुत आवश्यक है। तो सच कथन पे कोई दायित्व नहीं, सांच को आंच नहीं। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु,
देयर मस्ट बी अ पब्लिकेशन, ऐसे कथन का प्रकाशन होना चाहिए। देखिए, यहां प्रकाशन का अर्थ ये नहीं है कि किसी अखबार में प्रकाशित हो, किसी मैगजीन में प्रकाशित हो, ये तो है ही है, अखबार में प्रकाशित होना तो है ही है प्रकाशन, मैगजीन में लिखना या प्रकाशित होना पब्लिकेशन ही है, किसी किताब में कोई लिख दे वो भी पब्लिकेशन है, किसी पे दीवार पे कोई पोस्टर लगा दे वो भी एक तरीके से पब्लिकेशन है। लेकिन यहाँ पे अगर पब्लिकेशन का या प्रकाशन का मैं बहुत सिंपल मीनिंग आपसे कहूँ तो इतना ही हमें कंक्लूड करना है कि कथन जो है वो बाहरी व्यक्तियों के ज्ञान में आ जाए। अब ऐसे बाहरी व्यक्ति एक से अधिक हो सकते हैं, तो हम कहेंगे कि कथन पब्लिश हो गया, पब्लिकेशन हो गया। उसके लिए कोई छपाई प्रिंटिंग हमेशा हो ये जरूरी नहीं। इट कम्स इनटू द नॉलेज ऑफ आउटसाइडर्स, तो डिफेमेशन का लायबिलिटी अराइज होती है। तो बाहरी व्यक्तियों के ज्ञान में आ जाना चाहिए। आज मुझे कोई पत्र लिखता है और उस पत्र को मैं लिख के मुझे वो बहुत सारी गालियां दे देता है, मेरे ऊपर कोई झूठे लांछन लगा देता है, मेरे घर में वो कथन या वो पत्र आता है और मेरी पत्नी खोल के पढ़ लेती है, तो इससे कोई डिफेमेशन नहीं हो गया मेरा। क्यों? कि पत्नी बाहरी व्यक्ति नहीं है, बाहरी व्यक्तियों के ज्ञान में वो पत्र आता, कहीं सोशल मीडिया पे चिपकाया जाता, पोस्ट किया जाता, या उस पत्र को अगर किसी ने नेकेड जो जो पोस्ट कार्ड वाला नहीं होता था, पहले पोस्ट कार्ड चलता था 25 पैसे 50 पैसे, अब तो 1-2 रुपए का आता है, तो उस पर आप कुछ भी लिखते हो तो वो डाकिया भी पढ़ सकता है, और वो डाकिया किसी पोस्टमैन किसी से एड्रेस पूछे तो वो भी पढ़ेगा, तो वो डिफेमेशन की कैटेगरी में आ सकता है, वो पब्लिकेशन की कैटेगरी में आ सकता है, क्योंकि वो बाहरी व्यक्तियों के भी ज्ञान में आ जाता है। तो डिफेमेशन के लिए एसेंशियल ये भी है कि उसका पब्लिकेशन हो, मीनिंग देयर बाय वो लोगों के नॉलेज में आ जाए, ज्ञान में आ जाए। और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे पब्लिकेशन से, ऐसे फॉल्स स्टेटमेंट के पब्लिकेशन से आपकी ख्याति को क्षति हो जाए। क्या हो जाए? रेपुटेशन को इंजरी हो जाए। तो अगर उससे रेपुटेशन को इंजरी हो जाती है, it will harm the reputation of the person into the eye of society, then it definitely comes under the purview of defamation. तो वो डिफेमेशन की श्रेणी में आएगा। तो ये डिफेमेशन के 4 महत्वपूर्ण एलिमेंट है जो आपको एग्जाम में कोट करने हैं। आगे चले, कुछ स्टेटमेंट क्या होते हैं कि कानून में प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि वो स्टेटमेंट सेल्फ डिफेमेटरी स्टेटमेंट है, उनके लिए कुछ ऐसा प्रूव करने की आवश्यकता नहीं, मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ सामने वाले पे। आपने तो कह दिया कि साहब इन्होंने मुझे ऐसा स्टेटमेंट किया, तो कोर्ट मानेगा कि डिफेमेशन हुई है। अब वो स्टेटमेंट से डिफेमेशन नहीं हुई है या वो आपका लुकआउट है, वो सामने वाले व्यक्ति को प्रूव करना है। तो कौन सा स्टेटमेंट है, कहते ही डिफेमेटरी स्टेटमेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। तो अगर किसी स्त्री के विरुद्ध आप उसके सतीत्व को लेकर लांछन लगाओ, आप कहो कि कोई स्त्री असतीत्व, मतलब उसके चरित्र पर आप दाग लगाओ, उसका दूसरे लोगों से कनेक्शन जोड़ो, तो उसके चरित्र पर अगर दाग लगता है, कोई स्त्री ये कहती है कि उसने मेरे चरित्र के बारे में ये बात कही, तो निश्चित रूप से ये कथन मानहानिजनक है, डिफेमेटरी स्टेटमेंट है। इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ सामने वाले व्यक्ति का रहेगा कि वो बताए कि कैसे उसे प्रूव करना है। दूसरी बात, किसी व्यक्ति के विरुद्ध मिथ्या लांछन लगाना कि वो अपने व्यापार कारोबार पेशे में ईमानदार व्यक्ति नहीं, तो ये भी एक सेल्फ डिफेमेटरी स्टेटमेंट है। हम समाज में किसी व्यक्ति के खिलाफ अगर ये फैला दें कि साहब इसको तो कोर्ट से जेल हुई है, कन्विक्ट हुआ है, दोषी ठहराया गया है, कोर्ट ने सजा दी है और सजा याफ्ता मुलजिम है, सजा भुगत के आया है, दोष सिद्ध व्यक्ति, तब भी अगर आप उसके बारे में ऐसा झूठ बोल रहे हो तो वो डिफेमेशन की कैटेगरी में आएगा। अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में ये लांछन लगाओ कि वो किसी छुआछूत की बीमारी से ग्रस्त है
वो किसी कम्युनिकेबल डिजीज से ग्रस्त, किसी के लिए कह दो कि साहब इसको तो एड्स है, जबकि नहीं है, तो समाज में लोग उससे दूर जाएंगे। या छुआछूत की कोई बीमारी कम्युनिकेबल डिजीज है? तो पीछे देखा आपने पिछले सालों में कोरोना एक बीमारी चला, किसी के बारे में ये कह देते थे तब भी दिक्कत हो जाती। तो ऐसी कोई कम्युनिकेबल डिजीज है जिसके व्यक्ति पे आप कहो तो वो सेल्फ डिफेमेटरी स्टेटमेंट की कैटेगरी में आ जाएगी। अब कुछ स्पष्टीकरण भी है के साथ, क्या मरे हुए व्यक्ति की मानहानि की जा सकती है या हो सकती है? तो एक्सप्लेनेशन नंबर फर्स्ट इसको क्लियर करेगा कि साहब यदि मरे हुए व्यक्ति के बारे में कोई डिफेमेटरी स्टेटमेंट किया है और यदि ऐसा व्यक्ति जीवित होता और उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती तो निश्चित रूप से वो कथन मानहानिजनक कथन होगा। ठीक। दूसरा स्पष्टीकरण कि डिफेमेशन का जो अपराध है, मानहानि का जो अपराध है, यह न केवल प्राकृतिक व्यक्तियों के विरुद्ध, न केवल हाड़ मांस के पुतले आपके मेरे जैसे व्यक्तियों के विरुद्ध हो सकता है, बल्कि अपितु मानहानि का अपराध कृत्रिम व्यक्तियों पर भी हो सकता है। कृत्रिम व्यक्ति कौन है? आर्टिफिशियल पर्सन कौन है? लीगल एंटिटीज जैसे कंपनी, तो कंपनी का भी डिफेमेशन हो सकता है। तो कंपनी का, किसी फर्म का, इनका भी डिफेमेशन हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि डिफेमेशन का अपराध किसी हाड़ मांस के पुतले का ही हो, लीगल एंटिटी का भी डिफेमेशन हो सकता है। इसके अतिरिक्त कोई कंपनी का है, कोई और कोई विधिक व्यक्तित्व जिसने धारण किया है, उन सब का डिफेमेशन हो सकता है। अब डिफेमेशन में किस चीज की क्षति हो रही है? कि साहब इंजरी टू गुडविल हो रही, ख्याति की क्षति हो रही है। तो अब ख्याति का क्या मतलब है? कि साहब ख्याति को कई बार हम चरित्र से जोड़कर देखते हैं। तो 3-4 बातें हैं जो किसी व्यक्ति की गुडविल को कंपोजिशन करती है, गुडविल बनाती, ख्याति बनाती। नंबर 1, उस व्यक्ति का चरित्र, कैरेक्टर ऑफ द पर्सन। नंबर 2, उसकी बौद्धिक क्षमता, इंटेलेक्चुअल जो कैपेसिटी है उसकी, वो भी कहीं ना कहीं, हम किसी की कैसे कहते हैं मूर्ख है यार, पागल है, तो बौद्धिक क्षमता पे अगर सवालिया निशान उठाते हैं तो भी डिफेमेशन की कैटेगरी में आएगा, अगर वो वास्तव में पागल मूर्ख नहीं है तो। झूठी बात किसी के बारे में करो कि अक्ल ही नहीं, पागल मूर्ख है, तो आएगा। कई बार उसके पेशे को लेकर, आप उसके प्रोफेशन को लेकर भी बात करो तो प्रोफेशन से भी तो गुडविल बनती है? आज जो मार्केट में हमने या हमारी गुडविल बनी है तो हमारे काम को लेकर बनती है। अगर मैं एडवोकेसी का काम करता हूं तो वकालत के फील्ड में मेरी गुडविल बनेगी। अगर मैं उसके साथ टीचिंग का भी काम करता हूं, कि जैसे छोटा मोटा मैं आपको यहाँ आके पढ़ा रहा हूँ, तो इससे भी कहीं ना कहीं मेरी गुडविल समाज की दृष्टि में बनती है। और कोई व्यक्ति मेरे उस प्रोफेशन पे ही झूठे झूठे कथन करता रहे तो भी डिफेमेशन का अपराध निश्चित रूप से होगा। और चौथी बात जो कि ख्याति को लेकर हम करेंगे कि क्या ख्याति बनाता है, तो वो आपका फिजिकल कैपेसिटी भी आपकी कई बार ख्याति में आएगी। तो ये 4 चीजें मिलके गुडविल को कॉन्स्टिट्यूट करती है, ख्याति बनाती है। पहली तो कैरेक्टर के बारे में हो सकती है बात, दूसरी उसकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, बौद्धिक क्षमता को लेकर हो सकती है, तीसरी उसके प्रोफेशन को लेकर, पेशे को लेकर, और चौथी बात उसकी शारीरिक क्षमता को लेकर भी ये हो सकता है। तो ये डिफेमेशन के बारे में आपको लिख देना है। अब डिफेमेशन के एक्सेप्शन के बारे में बात करेंगे। एक बड़ा सवाल है तो बड़े सवाल के रूप में डिस्कशन चल रहा है। अब एक्सेप्शन क्या है, मतलब कब आप डिफेमेशन की लायबिलिटी आप पर नहीं आएगी। एक्सेप्शन का मतलब ये अपवाद है। तो कब आप किसी के खिलाफ झूठा कथन भी करो तब भी लायबिलिटी नहीं बने, किस जगह पे, तो ये सारे एक्सेप्शन। तो पहली बात तो मैंने कहा कि पहला और अगर आपने किसी के खिलाफ जस्टिफाइड बात करी है, सच बोला है, तो मानहानि की कोई लायबिलिटी नहीं होती। तो इसको मैंने पहले भी बताया, एक्सेप्शन के रूप में भी आप इसे लिख सकते हो। दूसरी बात, न्यायिक कार्रवाई।
अगर जुडिशियल प्रोसीडिंग में किसी न्यायालय के समक्ष चल रही किसी कार्रवाई में आपने किसी व्यक्ति के बारे में कोई कथन किया है तो उसके लिए कोई डिफेमेशन का लायबिलिटी नहीं बनता है, कोई मानहानिजनक दायित्व पैदा नहीं होता, क्योंकि जुडिशियल प्रोसीडिंग में हो रहा है। क्योंकि अगर कई बार कोई व्यक्ति जुडिशियल प्रोसीडिंग में किसी व्यक्ति के बारे में गुड फेथ में अपनी राय प्रकट करता है, दुर्भावना का तत्व नहीं है, तो दुर्भावना का तत्व नहीं है तो मानहानि नहीं होगी, और अगर दुर्भावना का तत्व है तो निश्चित रूप से डिफेमेशन का अपराध हो सकता है। फिर है न्यायिक निर्णयों का प्रकाशन, पब्लिकेशन ऑफ जुडिशियल जजमेंट और रिकॉर्ड्स। तो किसी को कोर्ट से अगर सजा हो गई है और कोर्ट ने पब्लिश करा दिया, अखबार में आ गया, या जिस पे आपने या आप पे जिसने केस दाखिल किया था उस व्यक्ति ने अखबार में दे दिया, तो साहब उससे डिफेमेशन नहीं होगा, क्योंकि कोर्ट से आपको सजा हुई है। अब इसमें मानहानि क्या हुई, क्योंकि इसमें कोई झूठी बात तो है नहीं। तो अगर जुडिशियल रिकॉर्ड का भी पब्लिकेशन करते हैं तो उससे कोई डिफेमेशन नहीं होता। फिर पार्लियामेंट्री प्रिविलेज भी एक एक्सेप्शन के रूप में आता है। संसद में आपने देखा होगा नेता जी भर के तो झूठ बोलते हैं, एक दूसरे को गाली गलौज तक कर देते हैं, जूते चप्पल तक संसद में चलते हमने देखे। तो कोई बात मानहानि का दायित्व नहीं पैदा करती है जो संसद के पटल पर की जाए, क्योंकि ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 194 आप देखोगे आपको पता चलेगा, 105 आप देखोगे आर्टिकल तो पता चलेगा कि क्या क्या पार्लियामेंट्री प्रिविलेज होते हैं। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का पार्ट है कि संसद के पटल पर किया गया कोई कथन कोई सिविल या कोई दंडिक दायित्व पैदा नहीं करता है। नो सिविल और नो क्रिमिनल लायबिलिटी इफ एनी स्टेटमेंट मेड ऑन द प्लेस या प्लेटफॉर्म ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये पार्लियामेंट वाली बात हुई। संसदीय कार्रवाइयों का प्रकाशन, पब्लिकेशन ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग। अभी तो आप देखते हो कि जो पार्लियामेंट्री जितनी भी प्रोसीडिंग है उनका पब्लिकेशन कैसे होता है, उनका पब्लिकेशन होता है टीवी पर, लाइव चलता है। भले ही नेता एक दूसरे को गाली देते हैं, भले ही जूते चप्पल चलाते हैं, परंतु डिफेमेशन नहीं होगा। अगला एक्सेप्शन, प्राधिकार के भीतर किया गया कथन। आज आपके पिताजी हैं, मेरे पिताजी हैं, तो वो अपने पे प्राधिकार रखते हैं। तो कई बार 4 जनों के सामने भी कह देते हैं कि बिल्कुल बुद्धू है, कुछ नहीं आता इसको। भले ही हमारी जमाने में कुछ भी रेपुटेशन हो, लेकिन पिताजी का हम पे प्राधिकार, तो वो 10 जनों के सामने भी हमको डांट दे, कर दे, कोई गलत बात बोल दे, वो शायद झूठ भी हो, हम बुद्धू ना भी हो, लेकिन पिता की दृष्टि में सदैव बुद्धू रहेंगे। तो वो प्राधिकार में किया गया कथन है। कई बार गुरु अपने शिष्यों से कई बार कह देता, मैं कई बार अपने कुछ स्टूडेंट से बहुत रूटली या बहुत कह देता हूँ कि नहीं, यू कैन डू एनीथिंग, तुम नहीं कर सकते हो। उसके पीछे मेरा ये नहीं है, उसके पीछे मेरा सिर्फ इतना सा है कि कहीं ये बात मेरी उसे ठेस लग जाए और वो स्टडी करना शुरू करे और कहीं न कहीं वो राजस्थान जुडिशियल सर्विस में न्यायिक पद पर आसीन हो, जिससे मेरा नाम रोशन हो, उसके कुल का नाम रोशन हो। तो ये काफ़ी चीज़ें कई बार इन अथॉरिटी स्टेटमेंट कर दी जाती है, कई बार किसी का उपहास भी किया जाता है, लेकिन अच्छे के लिए किया जाता है। तो वो डिफेमेटरी दायित्व पैदा नहीं करता, मानहानि के लिए दायित्व पैदा नहीं करता। नेक्स्ट एक्सेप्शन में आप लिख सकते हो जन सामान्य की राय। अगर हमने कोई पब्लिक क्रिएचर किया है या कोई किताब मैंने लिख दी है या कोई पेंटिंग मैंने बना दी है और उस पर लोग अपनी ओपिनियन देते हैं, तो जन सामान्य यदि अपनी राय प्रकट करे तो उससे भी कोई डिफेमेशन नहीं होता। लोग अपनी, आज जैसे मैं वीडियो बना के आपके सामने रख रहा हूँ, कुछ लोगों के लिए हेल्पफुल होगा और कुछ लोग कहेंगे अरे क्या बंडलबाजी है, बेवकूफ़ी है, कुछ नहीं है। तो अब आप उस वीडियो को लेकर, सिर्फ उस वीडियो के कंटेंट को लेकर तब तक मुझे कहोगे, तब तक तो कोई डिफेमेशन नहीं है। लेकिन इस वीडियो के कंटेंट को लेकर अगर आप मुझ पे निजी आक्षेप लगाओगे, पर्टिकुलरली कोई मेरे चरित्र पर ठेस पहुंचाओगे, तो वो डिफेमेशन में आएगा। लेकिन जो वीडियो और जो कंटेंट मैंने आपके सामने रखा है उस पर अगर आप मेरा उपहास उड़ाओगे तो इट वोंट बी कॉन्स्टिट्यूट डिफेमेशन,
उस पर आप मेरी चाहो जितनी मजाक उड़ाओ। अगर मैंने कोई गलत बात आपको पढ़ाई तो आप चाहो जितनी मजाक उड़ा सकते हो, उससे कोई डिफेमेशन का दायित्व पैदा नहीं होगा। अगला एक्सेप्शन, उचित टीका टिप्पणी, रीजनेबल कमेंट्स। कई बार जनहित में कोई रीजनेबल कमेंट कर दिया जाता है तो उससे भी किसी व्यक्ति की डिफेमेशन नहीं होती है। तो ये डिफेमेशन को लेकर एक बड़ा सवाल और उसके 7-8 एक्सेप्शन मैंने आपके सामने रखे कि कब डिफेमेशन की लायबिलिटी पैदा नहीं होती है। तो और इसके अलावा डिफेमेशन का जो पनिशमेंट है वो भी आपको याद रख लेना है, 501 में मिल जाएगा, 2 वर्ष तक की सजा है या जुर्माना या दोनों। तो ये हमको इस तरीके से कंप्लीट कर देना है। कुछ शॉर्ट नोट्स के रूप में चीटिंग या 420 पूछा जा सकता है, तो उसके बारे में बात करते हैं कि चीटिंग क्या होती है, छल क्या होती है। देखिए, पीनल कोड में 415 नंबर के सेक्शन पे कॉन्सेप्ट दिखाई पड़ेगा चीटिंग का। चीटिंग क्या है, तो इतना ही कहूंगा, चीटिंग इज डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंटली डिसेप्शन फॉर या cheating is dishonest or fraudulently deception to do something or not to do something। छल क्या है कि बेईमानी से कपटपूर्वक प्रवंचना है, किसी कार्य को करने के लिए या न करने के लिए, तो इसे हम कहेंगे छल। जिससे क्षतिकारित हो जाए या क्षतिकारित होने की संभावना हो, विच इज लाइकली टू कॉज इंजरी एंड या विच कॉजेज इंजरी, जिससे क्षति हो जाए या क्षतिकारित करने की संभावना हो, तो उसे छल कहते हैं। अब ये तो इन्होंने लिख दिया, जो मैंने भी आपके सामने पढ़ दिया, लेकिन हम यहाँ समझने के लिए ज़्यादा है, रटना तो होता नहीं है और एक दिन में कुछ रटा भी नहीं जा सकता। डिसऑनेस्ट फ्रॉडुलेंट डिसेप्शन, बेईमानी से कपटपूर्वक प्रवंचना। हम किसी को प्रवंचना करें मतलब किसी को बुलावे में डाल दें। बेईमानी शब्द मैं आपको पहले पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं। क्यों कर रहे, जिससे किसी को रॉन्गफुल गेन हो, रॉन्गफुल लॉस हो। तो रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन करने की नीयत से, फ्रॉडुलेंट इंटेंशन से हम किसी व्यक्ति को बुलावे में डाल दें, मिसकंसेप्शन में डाल दें, जिससे कि उसको नुकसान हो जाए है। अब कैसे हो सकता है, जैसे मैं कह दूं कि यार भैया ये प्लॉट मेरा, ये मकान मेरा, ये चीज मेरी है, जबकि वो वास्तव में मेरी नहीं है। मैं आपको डिसेप्ट कर दूं, थोड़ी देर के लिए वहां अपनी नेम प्लेट लगा दूं, जब आपको दिखाने ला रहा हूं नेम प्लेट लगा दिया और बाद में जैसे ही आपको दिखा के हटाया फिर से हटा दिया। 15 मिनट लगाने में कौन दिख रहा है, लेकिन उससे क्या होगा, थोड़ी देर के लिए आपके मन में बुलावे में आ जाओगे कि ये सच में नेम प्लेट लगा हुआ है, सारा है, मौका भी इनका है, कब्जा भी इनका है। तो शायद मेरी नीयत क्या है कि मैं किसी और का प्लॉट आपको अपना प्लॉट बना के बता के बेच दूं, तो ये छल का अपराध है। और अगर आपने किसी व्यक्ति को ऐसे बुलावे में डाल के कोई प्रॉपर्टी डिलीवर करवा ली है, कोई पैसा ले लिया है, 5 लाख रुपए एडवांस, 10 लाख रुपए, तो उसे 420 कहा जाएगा, 420 कहा जाएगा। इतना ही कहूंगा कि यदि छल का अपराध संपत्ति को परिदत्त करवाने के लिए किया जाए, प्रॉपर्टी को डिलीवर कराने के लिए जाए, तो वो 420 में 420 का अपराध बन जाता है। अब ये तो हो गई बात छल और 420। छल और 420 में फर्क है, 415 और 420 में फर्क है। 415 में सिर्फ डिसऑनेस्ट डिसेप्शन है। उसका भी एक आध उदाहरण देता हूं मैं आपको कि हमने किसी जगह पे हम प्रवेश नहीं कर सकते थे, लेकिन हमने क्या, चीटिंग कर ली, डिसऑनेस्ट डिसेप्शन कर लिया, वो बुर्खा पहन लिया और हम एक लड़की के रूप में अंदर कहीं घुस गए। सामने वाले पुलिस ने भी बुर्खे के कारण चेक नहीं किया, तो हमने उनकी आंखों में धूल झोंक दी, तो ये छल का अपराध। कई बार चीटिंग बाय पर्सोनेशन 417 में छोट नोट्स में पूछा जाए, प्रतिरूपण के द्वारा छल क्या है कि साहब, प्रतिरूपण के द्वारा छल का अर्थ है कि आप जो हो नहीं वो आप
प्रेजेंट करते हो। मैं पुलिस नहीं हूँ लेकिन मैं पुलिस की वर्दी पहन लूँ और लोगों को जाके ये कहूँ कि मैं फलाने थाने में एज SHO या फलाने थाने में एज ए कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल अपॉइंटेड हूँ और लोगों से कोई चीज़ें हथिया लूँ या लोगों को मैं डराऊँ धमकाऊँ उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, तो ये पर्सोनेशन, चीटिंग बाय पर्सोनेशन है। या उनसे कोई पैसा ले लूँ, तो चीटिंग बाय पर्सोनेशन का मतलब होता है कि आप जो व्यक्ति हो नहीं, आप किसी और का किरदार बन के, आप किसी और का प्रतिरूपण करके, पर्सोनेशन करके फिर आप किसी व्यक्ति से कोई पैसा हड़प लेते हो, किसी व्यक्ति से कोई कार्य करवा देते हो, किसी व्यक्ति से कोई कार्य नहीं करवाते हो, लोभ करवा देते हो, ओमिशन करवा देते हो, तो भी ये छल के अपराध में आएगा। एक और अपराध आपको मिलेगा, वो रिष्टी के रूप में मिलेगा। शॉर्ट नोट्स कभी कभी पूछा जाए तो मिसचीफ का मतलब क्या होता है? देखिए, मिसचीफ है एक ऐसा अपराध जिसमें, देखिए पहले मैंने आपको पढ़ा है रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस। बेईमानी होती तो रॉन्गफुल गेन होता है, रॉन्गफुल लॉस होता है। मिसचीफ के मामलों में सिर्फ रॉन्गफुल लॉस होता है, रॉन्गफुल गेन नहीं होता। जैसे आपका मोबाइल है, क्लास में आप बैठे हो, मुझे गुस्सा आया, मैंने आपका मोबाइल उठाया और भड़ाक से जमीन पे पटक दिया, 2 टुकड़े हो गए। किसी की गाड़ी है, मैंने जानबूझ के उसमें आग लगा दी। किसी की कोई प्रॉपर्टी है या कोई छोटा मोटा कोई उसका कोई चल संपत्ति है, किसी की गाड़ी है, मैंने जानबूझ के उसकी बैटरी निकाल ली। तो ऐसा कोई कार्य है, रिष्टी का मतलब या मिसचीफ का मतलब, कि जिसमें संपत्ति को या तो पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया जाए, किसी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन कर दिया जाए, या फिर उसकी संपत्ति को कोई इंजरी कॉज की जाए, क्षति पहुंचाया जाए, या फिर उसकी प्रॉपर्टी का कोई डेप्रिसिएशन हो जाए जिससे कोई हास हो जाए, या फिर उसकी यूटिलिटी और उपयोगिता कम हो जाए, तो हम कहेंगे कि रिष्टी का अपराध हुआ है। बेसिकली ये रिष्टी का जो अपराध है ये संपत्तियों के विरुद्ध है। संपत्तियों को नष्ट करने से लेकर उनकी यूटिलिटी को समाप्त करने तक का अपराध जो है वो मिसचीफ का अपराध कहा जाएगा। लोग गाड़ी जला देते हैं, क्या हुआ? मिसचीफ का ऑफेंस हुआ है। तो ये मिसचीफ है। क्या कोई व्यक्ति अपनी स्वयं की संपत्ति की मिसचीफ कर सकता है, रिष्टी कर सकता है कि साहब कर दो, आज मेरे पास कोई चीज़ है, मेरी गाड़ी है, मैं जला दूं, किसी को तकलीफ है, तो अपराध तो नहीं होगा। लेकिन कब अपराध हो जाएगा? जब अगर पार्टनरशिप में मैंने कोई गाड़ी खरीदी, हम 2 लोग हैं, एक घोड़ा खरीदा हम लोगों ने कि ये घोड़ा हमको कमा के देगा है? लेकिन मेरी आपसे कोई दुश्मनी हो गई, मैं उस घोड़े को जहर खिला के मार दूं ताकि आपकी कमाई बंद हो जाए, तो फिर मैंने यहाँ पे संपत्ति का रिष्टी की है। ठीक है, तो अपनी संपत्ति की हानि भी कर ली है और रिष्टी का अपराध हो गया। बाकी अगर वो मेरा ही घोड़ा है या मेरी ही गाड़ी है और मैं उसे जला दूं या मैं उसे मार डालूं तो कोई रिष्टी नहीं होगी, क्योंकि शिकायत कौन करेगा? भाई मेरी संपत्ति, मेरी इच्छा हो जो करूं। तो ये वाली बात है। चलिए एक और छोट नोट्स में आ जाए या बड़ा सवाल पूछा जाए तो ट्रेसपास को लेकर सवाल पूछा जा सकता है। ट्रेसपास क्या है कि साहब बहुत सिंपल कहूँ कि अगर छोटा पूछा जाए तो ट्रेसपास एक लाइन में हम कहें तो इट इज एन अनऑथोराइज्ड एंट्री टू अ प्रीमाइसेस। किसी परिसर में अनाधिकृत प्रवेश कर देना, वो ट्रेसपास है। अब ये प्रवेश अनाधिकृत कब होगा, ये प्रवेश अनऑथोराइज कब होगा? तो कि साहब कई बारी 2 तरीके से, अगर आप किसी प्रीमाइसेस में उसके स्वामी की सहमति के बिना प्रवेश करते हैं तो हम कहेंगे कि साहब ये अनऑथोराइज प्रवेश है। लेकिन कई बार ऑथोराइजेशन बाय लॉ भी होता है। अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई वारंट है, सर्च वारंट है, तो पुलिस आएगी, तो पुलिस के पास सर्च वारंट है, अथॉरिटी है, कानून की प्राधिकार है, तो वो अगर लॉ की अथॉरिटी से किसी प्रीमाइसेस में स्वामी की सहमति के बिना भी प्रवेश करते हैं तो वो अतिचार का अपराध नहीं होगा, ट्रेसपास का अपराध नहीं माना जाएगा। तो ट्रेसपास इज बेसिकली अनऑथोराइज्ड एंट्री टू अ प्रीमाइसेस विदाउट द कंसेंट ऑफ द ओनर और द पोजेसर ऑफ द प्रीमाइसेस। कह रहा हूं, ठीक, संपत्ति का जो स्वामी है उसकी सहमति के बिना भी, और संपत्ति का जो कब्जेदार है
उसकी सहमति के बिना भी अगर आप किसी की संपत्ति में घुसो, जैसे कमरा कोई किराए दे रखा है और अब किराएदार कोई रह रहा है, मैं उसको बिना नोटिस दिए या बिना गेट बजाए और डायरेक्ट ही मैं उसकी सहमति के बिना उस जबरन उसके कमरे में घुस जाऊं, तो भी ये ट्रेसपास के ऑफेंस में आएगा, क्योंकि ये इलीगल एंट्री है, अनऑथराइज एंट्री है। अतिचार का अपराध स्वामी के विरुद्ध है, कब्जाधारी के विरुद्ध भी है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। एक बात और कि जो ट्रेसपास हो रहा है, जो अतिचार हो रहा है, अगर वो अपराध करने की नीयत से हो, किसी व्यक्ति के घर में अपराध करने की नीयत से, किसी व्यक्ति के प्रीमाइसेस में अपराध या अभित्रास, ऑफेंस और इंटिमिडेशन या उसका इंसल्ट करने के लिए प्रवेश किया जाए, तो वो बन जाएगा आपराधिक अतिचार। तो ट्रेसपास कब आपराधिक ट्रेसपास बनेगा, अतिचार कब आपराधिक अतिचार बनेगा, तो 3 बातें ध्यान रखनी है कि यदि वो अपराध करने के नियत से किया जाए, दूसरी बात यदि वो आपराधिक अभित्रास करने की नियत से किया जाए, और तीसरी बात वो किसी का अपमान करने की नियत से किया जाए, तो हम कहेंगे कि अतिचार आपराधिक अतिचार बन गया है। ट्रेसपास बिकम्स क्रिमिनल ट्रेसपास। तो ये ट्रेसपास क्रिमिनल ट्रेसपास बन जाता है इस तरीके से। अब अगर यही ट्रेसपास किसी बिल्डिंग में हो जाए, किसी टेंट में हो जाए, किसी वेसल में हो जाए, जो कि मानवों के रहने के लिए पूजा के स्थान के रूप में, या फिर जो कि संपत्ति को रख रखाव के रूप में प्रयोग किया जाता है, if such trespass is committed to any tent, any building or any vessel which is used for human dwelling or keeping the property, then it is said to be house trespass. तो उसे गृह अतिचार कह दिया जाएगा। कई बार ऐसे भी पूछा जाता है कि लर्किंग हाउस ट्रेसपास क्या होता है, शॉर्ट नोट्स में शायद पूछ ले कि प्रच्छन्न गृह अतिचार क्या होता है। तो बहुत सिंपल शब्दों में समझा रहा हूं कि जब आप अपनी पहचान छिपाते हुए किसी जगह पे ट्रेसपास करते हो कि कोई आपको पहचान ना ले, देख ना ले, जैसे हेलमेट लगा के आपने कहीं प्रवेश कर लिया, तो वो लर्किंग हाउस ट्रेसपास। मुंह पे वो काले काले पूरे कवर करके फिर आपने कहीं पे अनऑथराइज एंट्री कर लिया, तब भी वो प्रच्छन्न गृह अतिचार कहलाएगा। रात्रि में करोगे तो रात्रो प्रच्छन्न गृह अतिचार कहलाएगा। लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट कहलाएगा। नाइट का कंसेप्ट यहाँ है, क्या नाइट का कंसेप्ट है यहाँ पे, तो कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले नाइट होती है। नाइट क्या है, आफ्टर सनसेट बिफोर सनराइजन, नाइट का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। ठीक, आखिरी बात इसमें मैं समझाऊंगा आपको, हाउस ब्रेकिंग, गृह भेदन। अतिचार तो हो गया, अब कभी बार गृह भेदन पे भी शॉर्ट नोट्स आता है, हाउस ब्रेकिंग क्या होती है। तो कि साहब आप किसी के घर में दीवार तोड़ के घुस जाओ, कोई छेद करके घुस जाओ, तो वो हाउस ब्रेकिंग में आएगा। आप किसी व्यक्ति के प्रीमाइसेस में या घर में ऐसे रास्ते से प्रवेश कर जाओ जो कि रास्ता आने जाने के लिए ऑथोराइज नहीं है, स्वामी ने अपने खुद के यूज के लिए बनाया है, पिछला दरवाजा है और कोई बंद दरवाजा है, तो भी वो हाउस ब्रेकिंग की कैटेगरी में आएगा। अगर जो रास्ता लोगों के लिए परमानेंटली बंद कर रखा है, तब भी वो हाउस ब्रेकिंग की कैटेगरी में आएगा। आप किसी व्यक्ति के प्रीमाइसेस में कोई खिड़की दरवाजा खोल के या तोड़कर या फलांग के घुस जाओ, हाउस ब्रेकिंग के कंसेप्ट में आएगा। यदि आप किसी के प्रीमाइसेस में क्रिमिनल फोर्स को यूज करके आप धक्का देके, हमला करके, बल प्रयोग करके घुस जाओगे, तब भी वो हाउस ब्रेकिंग के में आएगा। और अगर आप किसी के प्रीमाइसेस में आप हमला करके, असॉल्ट का अपराध करके घुसोगे, तब भी इन 6 परिस्थितियों में अगर गृह अतिचार करोगे तो वो गृह भेदन की श्रेणी में आ जाएगा। तो ये हाउस ब्रेकिंग के बारे में मुझे कुछ कहना था, सो मैंने आपसे कहा। अब कुछ बातें मैं एक जो टॉपिक और है अबेटमेंट को लेकर भी करूंगा। अबेटमेंट क्या है? दुष्प्रेरण। दुष्प्रेरण का मतलब होता है, बहुत सामान्य शब्दों में समझाऊं, कि जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कोई अपराध करने के लिए उकसाता है,
तो कहा जाता है कि वो दुष्प्रेरण करता है। When one encourages someone to commit an offense, then it is said to be offense of abetment। मतलब किसी व्यक्ति को अपराध करने के लिए उकसाओ। मैं किसी को कहूं कि मैं तुझे 1,00,000 रुपए दूंगा, फलाने की टांगे तोड़ दो, यह अबेटमेंट का ऑफेंस है। ध्यान रखना है, बोलने से हो जाता है। इसलिए बड़े बुजुर्ग कह गए कि तोल मोल कर बोल। शब्द भी अपराधों का गठन करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले डिफेमेशन पढ़ा रहा था, तब आर्टिकल 19 पढ़ा। तो आर्टिकल 19 क्लोज 2 में जो ग्राउंड है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन में, उसमें अबेटमेंट भी एक ग्राउंड है कि आपको बोलने का तो अधिकार है, लेकिन आप लोगों को मारने के लिए सुपारियां नहीं दे सकते। ये अबेटमेंट है। तो किसी व्यक्ति को अपराध करने के लिए प्रोत्साहित करना दुष्प्रेरण का अपराध कहलाता है। इनकरेजेस अ पर्सन टू कमिट एन ऑफेंस इज सेड टू बी अबेटमेंट। धारा 107 भारतीय दंड संहिता के अनुसार, इंडियन पिनल कोड के अनुसार, ऐसा अबेटमेंट 3 तरीके से हो सकता है, बाय 3 वेज। तो पहला है उकसा कर अबेटमेंट किया जा सकता है। कैसे करते हैं? उकसा कर। उकसाना, इंस्टिगेशन। अब ऐसा उकसाना शब्दों से हो सकता है। ऐसे शब्द लिखित हो सकते हैं, मौखिक हो सकते हैं, प्रत्यक्ष हो सकते हैं, अप्रत्यक्ष भी हो सकते हैं। These words may be oral, may be writing, may be direct, may be indirect, वो हो सकता है। कभी कभी concealment of material facts may also amounts instigation। कभी कभी हम किसी मटेरियल या किसी तात्विक तथ्यों को छुपा दें, कंसील कर दें, तब भी उससे अबेटमेंट हो सकता है। मान लीजिए आपको किसी दोस्त ने कहा कि यार वो तेरे लिए ऐसी बात कर रहा था, तेरे लिए बहुत बुरा बोल रहा था। उस समय एक्स पर्सन भी वहां उपस्थित था, एक्स के सामने बोला। अब अपन चले गए एक्स के पास, एक्स को पूछा कि देख भाई बता, क्या मेरे लिए वो ऐसी ऐसी बात कर रहा था? अब अगर उसने नहीं की हो तो एक्स को कहना चाहिए कि नहीं की, लेकिन एक्स चुप रहता है। इसका मतलब बात की है, हम तो यही समझेंगे वो चुप है, इसका मतलब सामने वाले ने हमारे लिए उटपटांग बात कही है। तो कहीं ना कहीं उसने मटेरियल फैक्ट्स को कंसील करके भी मुझे अपराध करने के लिए इंस्टिगेट कर दिया है, उकसा दिया है। समझ गए हैं? तो ये पहला तरीका है, इंस्टिगेशन करके अबेटमेंट किया जा सकता है। दूसरा तरीका है षड्यंत्र के द्वारा। षड्यंत्र के द्वारा भी किसी व्यक्ति को अपराध करने के लिए उकसाया जा सकता है। कैसे? तो पहले मैं आपको षड्यंत्र बता दूं होता क्या है। इसमें अगर आप पे 120A 120B पे सवाल आए तो आपराधिक षड्यंत्र भी यही साथ साथ बता देता हूँ। और ये जो इस दुष्प्रेरण का दूसरा तरीका है वो कॉन्स्पिरेसी है, षड्यंत्र है, वो उस पर डिस्कस करते हैं। षड्यंत्र क्या है कि साहब, षड्यंत्र का मतलब ये है कि जब 2 या 2 से ज्यादा लोग किसी अवैध कार्य को करने के लिए या किसी वैध कार्य को अवैध साधनों से करने के लिए सहमत होते हैं तो कहा जाता है कि वे षड्यंत्र करते हैं। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इज बेसिकली a consensus, is an agreement between 2 or more party to do any unlawful act or lawful act by unlawful means। आपराधिक षड्यंत्र क्या है? एक सहमति है, एक करार है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य, जिसमें वे किसी अवैध काम को करने या करवाने के लिए सहमत हो जाते हैं या किसी वैध कार्य को अवैध साधनों से करने या करवाने के लिए सहमत हो जाते हैं। यहाँ पर इतना कहूँगा कि जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग षड्यंत्र करते हैं, मान लीजिए 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर कोई बैंक डकैती की प्लानिंग कर रहे हैं, अवैध काम है, अपराध है, प्लानिंग कर रहे हैं, आपराधिक षड्यंत्र कर रहे हैं। तो अगर ये लोग कर रहे हैं तो एक जना कह रहा है कि बैंक लूटेंगे, दूसरा जना कह रहा है कि अरे वहाँ तो गार्ड खड़ा होता है, पिस्टल चाहिए तो दूसरे का पिस्टल मैं लाऊंगा, तीसरे का भागने के लिए गाड़ी मैं लाऊंगा। ये जो तीनों चारों प्लानिंग कर रहे हैं तो इनसे क्या एक दूसरे को इंकरेजमेंट मिल रही है। इन लोगों ये षड्यंत्र के माध्यम से ये एक दूसरे को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि हाँ लूट तो करनी ही है। तो ये दूसरा तरीका है कि षड्यंत्र के माध्यम से भी
दुष्प्रेरण का अपराध हो सकता है। तीसरा तरीका ये है कि एड सहायता के माध्यम से भी दुष्प्रेरण का अपराध किया जा सकता है। एड क्या होता है? एड का मतलब मान लीजिए दो दोस्त आपस में लड़ रहे हैं, या ए और बी आपस में लड़ रहे हैं। हम दोस्तों को क्यों लड़ाई हमेशा है, ज़्यादातर लड़ाई दोस्तों में होती है, इसलिए निकल जाता है कि जो मेरा भी अनुभव है कि जो बहुत बहुत सुदृढ़ कभी मित्र होता है वो कभी न कभी सुदृढ़ दुश्मन भी खासा वही होता है। तो ठीक है, चलिए दो लोग लड़ रहे हैं, ए और बी। ठीक, अब मैं इधर खड़ा हूँ, ये इधर ए लड़ रहा है, इधर बी लड़ रहा है। अब इस बी से 2 दिन पहले मेरी भी माथापच्ची हुई, भेजा मारी, उसने मुझसे भी लड़ाई की। अब ए और दोनों लड़ रहे, तो मैंने लेके ए के हाथ में सीधा पकड़ा के चाकू रख दिया। मैंने कहा ये ले यार, सिर्फ चाकू दे दी। बहुत हट्टोगोली झगड़ा हो रहा, मारा मारी कर रहे, मैंने चाकू दे दी। अब यहाँ पे मैंने चाकू देना मतलब मैंने उसकी सहायता करके अबेटमेंट कर लिया है? ये अबेटमेंट टू मर्डर है। मेरे चाकू देने का मतलब है कि लिहाज तो मार ही दे। तो ये 3 तरीके हैं अबेटमेंट के, समझ गए हैं? पहला तरीका इंस्टिगेशन, उकसा के। दूसरा तरीका कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र से। और तीसरा तरीका एड, सहायता के द्वारा। 3 तरीकों से अबेटमेंट होता है, समझा देना है। फिर जो व्यक्ति अबेट करता है, जैसे मैं कह रहा हूं कि मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा, फलाने का मर्डर कर दो, तो मैं कहलाऊंगा दुष्प्रेरक, अबेटर, और तुम कहलाओगे अबेटी। तो जिस व्यक्ति को उकसाया जाता है वो अबेटी है, दुष्प्रेरिती है, और जो उकसाता है वो अबेटर है, दुष्प्रेरक है। एक बात ध्यान रखना है कि अबेटर हमेशा, दुष्प्रेरक हमेशा अपराध करने के लिए सक्षम व्यक्ति होना चाहिए, कॉम्पिटेंट व्यक्ति होना चाहिए। अबेटर मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कमिट एन ऑफेंस। तो जो अबेटर है वो अपराध करने के लिए समर्थ होना चाहिए, अर्थात वो स्वस्थ चित्त व्यक्ति होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, और अपराध करने के लिए समर्थ व्यक्ति हो, तो वो अबेटर है। अबेटी के लिए जरूरी नहीं है, जो दुष्प्रेरित है वो पागल हो सकता है। मान लीजिए मैं स्वस्थ चित्त व्यक्ति और मैं किसी पागल को उकसाऊं कि तू इसका मर्डर कर दे, तो पागल को उकसाया जा सकता है, वो मर्डर कर दे तो हो सकता है आईपीसी के सेक्शन 84 का बेनिफिट उसे मिल जाए, उसका कोई सजा नहीं हो, लेकिन मेरी सजा होगी, क्योंकि मैं तो कॉम्पिटेंट हूँ, समझदार हूँ। और अगर मैं ही पागल हूँ और मैं किसी को कह रहा हूँ कि तू मर्डर कर दे, तो पागल की बात कौन माने है? और पागल की क्या लायबिलिटी? इस कारण से मैं यानी कि अबेटर जो है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। आपको इस बात को भी नोटिस में लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं, बहुत सरल तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। बहुत टेक्निकल जो टॉपिक है अबेटमेंट, इस पे अगर मैं ढंग से अगर बात करूं तो 2, 3, 4 घंटे का लेक्चर भी कम होगा, लेकिन फिर भी हम आप लोगों की एग्जामिनेशन के लिहाज से इसे 10 मिनट में, 5 मिनट में कंक्लूड करेंगे। अब देखिए, अबेटमेंट इज अ सेपरेट और इंडिपेंडेंट ऑफेंस गिवन अंडर पीनल कोड और गिवन अंडर भारतीय न्याय संहिता। दुष्प्रेरण भारतीय न्याय संहिता या भारतीय दंड संहिता में दिया गया एक पृथक अपराध है, सेपरेट ऑफेंसेस। मीनिंग देयर बाय, इसका अर्थ यह है कि यदि दुष्प्रेरण के फलस्वरूप कोई कार्य ना भी किया जाए तब भी दुष्प्रेरक का दायित्व पैदा होता है। If nothing has been committed in consequence of abatement, then also the liability of abater remains same. मतलब कि मैंने आपको कहा कि जाओ मैं आपको 2 लाख रुपए दूंगा, फलाने का मर्डर कर दो, आपने तो सीधा पैसे लेके जो मैंने आपको एडवांस दिए सीधे थाने पे पहुंच गए कि साहब मुझे ये 25,000 रुपये एडवांस मिले और 2 लाख रुपए का प्रॉमिस किया है, उसकी टांगे तोड़नी, उसका मर्डर करना है। पुलिस मेरे खिलाफ सीधा मुकदमा दर्ज कर लेगी, आपका कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अबेटमेंट इज अ सेपरेट और इंडिपेंडेंट ऑफेंस है। यही कारण है कि बोलने वाला ही अपराध कर देता है। हाँ, अगर मेरे कहने पे आपने मर्डर किया तो आप भी लायबल हो गए मर्डर के लिए, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आपने नहीं किया तो मेरी लायबिलिटी तो बनेगी ही, इसलिए मुझे सोच समझ के ही बोलना चाहिए। फिर अगर मैंने अबेटमेंट किया आपका और आपने सद्भाव में कोई कार्य कर दिया, गुड फेथ में कोई कार्य कर दिया, तो हो सकता है
कि आपने गुड फेथ में काम किया तो आपकी कोई लाइबिलिटी ना हो, लेकिन मैंने अबेटमेंट किया है तो मेरी लाइबिलिटी होगी। इसको भी एक बात के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए मैं अपने क्लासेस के बाहर बालकोनी में खड़ा हूँ, टाइम हो गया है, कुछ बच्चे आने लग गए। अब होता ये कि मैं देखता हूँ कि एक व्यक्ति फ़ोन पे बात कर रहा है और उसके हाथ में एक ब्रीफ केस, तो वो पैदल पैदल चलता हुआ नीचे की तरफ आया और मेरी गाड़ी के पीछे जो डिक्की है उसके ऊपर उसने अपना ब्रीफ केस रख दिया और वो फ़ोन पे बात करते 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 मेरी नज़र से ओझल हो गया, घूमते घूमते धुन में कहीं दूसरी गली में चला गया। ये सब मैं देख रहा हूँ। अब इधर मुझे पता चलता या इधर मेरा कोई स्टूडेंट ऊपर की तरफ आ रहा है, उसने गाड़ी खड़ी करी, तो मैंने अपने स्टूडेंट से कहा कि देखो भैया वो ब्रीफ केस में आज अपनी कार के डिक्की के ऊपर ही भूल गया हूँ, जरा ऊपर ले आओ। तो वो स्टूडेंट मेरा ब्रीफ केस ये समझ के ले आया कि सर का ब्रीफ केस है, लेकिन यहाँ मैंने उससे चोरी करवा दी है। तो मैंने तो अपराध किया चोरी की अबेटमेंट का, लेकिन मेरा जो स्टूडेंट जो गुड फेथ में वो मेरा खुद का समझ के लेके आया है ब्रीफ केस, उसने कोई अपराध यहाँ पर नहीं किया है। तो बात समझ गए हैं। तो इस गुड फेथ में अगर कोई हो तो अबेटमेंट के लिए लायबल नहीं होगा वो। अगर कई बार डिफरेंट इंटेंशन से काम कर दिया, मैंने किसी को कहा, दो जनों को, कि उस घर में रात को चोरी करनी है, चोरी का अबेटमेंट किया, अगर वे चोरी करते हैं तो वे भी लायबल है, मैं भी लायबल हूँ। लेकिन मैंने कहा चोरी करना, वहां से माल लेके आना, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति वहां किसी सोई हुई महिला का रेप कर दे, तो मेरी लायबिलिटी सिर्फ चोरी के अबेटमेंट के लिए है, रेप के लिए उस व्यक्ति की डिफरेंट लायबिलिटी होगी, क्योंकि